तो 2026 में शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली सूर्य की वजह से ऊंचाई पर रहेगा। शनि की 7.5 है। शनि आपके भले ही फेवरेबल पोजीशन 10वें या 11वें घर में बैठे हुए हैं, फिर भी शनि फेवरेबल उतने नहीं हो सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर मिल सकती है देखने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली पीछे नहीं रह सकती। ऐसे में मोदी जी की कुंडली को आप कैसे देखते हैं 2026 के लिए? जैसे अभी आपने देखा है कि बम्पर जीत हुई है, तो कोई महामारी 2026 में दिखाई देती है? 2026 में महामारी नहीं हो सकती। महामारी नहीं होगी क्योंकि सूर्य जो है एनर्जी का स्रोत है। क्या रेमेडीज भी इफेक्टिव होती हैं अगर उपायों की बात की जाए? जौ को उतार के नदी बहते पानी में भागना, ये प्लानिट को केवल खुश करने का तरीका है। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, गौरव मित्तल जी हैं, जो कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस क्या सही होती हैं? यदि आपने प्रेडिक्शन सही की है तो डेफिनेटली, यदि आपको चार्ट रीड करना आता है और आपको प्लानेटरी कंजंक्शंस पता है कि किस प्लानेटरी कंजंक्शन के कारण स्टॉक मार्केट किस दिन अप जाएगा, डाउन जाएगा, सेंसेक्स कब अप होगा या फिर निफ्टी 50 कब डाउन जाएगा या अप आएगा, तो वो प्रेडिक्शन सही होती हैं। तो चार्ट तो सेम है, बट प्रेडिक्शंस को रीड करना आर्ट है, और ये तभी आता है जब आपने मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट कंजंक्शंस के प्लानेटरी कंजंक्शंस को आपने देख के मार्केट को प्रेडिक्ट किया। अच्छा, क्योंकि आप तो खुद एंटरप्रेन्योर हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं आप शेयर मार्केट पे। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई लेमन जिसको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो अगर प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो उनको कैसे समझ में आएगा कि मेरे कुंडली के अंदर कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार है इसके लिए? ओके, तो आई विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स आउट हियर। वन इज द टेक्निकल चार्ट्स, जो कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव, उसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स को रीड करना। सेकेंड थिंग इज कि आपकी अपनी हॉरोस्कोप के अंदर किस तरीके का प्लानेटरी कंजंक्शन से डिफरेंट भाव, डिफरेंट हाउसेज में कौन कौन से प्लानेट कहाँ बैठे हैं, वो स्टॉक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो दो मेन प्लानेट हैं जो स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करते हैं, एक राहु है और एक बुध है, जो मेजर प्लानेट है। केतु भी है, बट अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु एंड बुध फेवरेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक, जब पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं, राइज करने के मौके देता है। अब बात करते हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये देखना कि कौन सी कंपनी में, किस सेक्टर में, कितने पीई पे, बैलेंस शीट का साइज क्या है, उसके अंदर जो बायर्स हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं या नहीं है। अगर हम बात करें लार्ज कैप की, बात करें मिड कैप की या बात करें स्मॉल कैप की, वहाँ पे तीनों के अंदर देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप है उसके अंदर आपके DIIs या म्यूचुअल फंड्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसका देखने का पर्सपेक्टिव है प्योरली बैलेंस शीट्स, प्योरली द प्रमोटर, उसका एंथुसियाज्म, उसका, उसने किस तरीके से कंपनी को ग्रो किया है, उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, ओवर द टाइम उसने कोई स्टॉक अपना शेयर होल्डिंग बेचा है या नहीं बेचा है, और वो कंपनी को कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ दे रहा है। साथ में उसका पी रेशियो क्या है, एक पार्ट हो गया, बट द सेम टाइम उसके अंदर बायर्स और सेलर्स का रेशियो क्या है। यदि उसके अंदर आपने खरीद भी लिया और एग्जिट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, देन बिकम्स ए पेन एरिया। दूसरी चीज़ है मिड साइज़ कंपनी है जिसके अंदर ऑलरेडी DIIs हैं और आपका ऑलरेडी मार्केट के अंदर फ्लोट भी बहुत ज़्यादा है और रेगुलर उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। उसके देखने का पर्सपेक्टिव यही है कि मार्केट में कितना बड़ा इनके जो नए अनाउंसमेंट्स आए हैं, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, रेगुलर बेसिस पे क्या अपडेट दे रही है, बिज़नेस की क्या नई न्यूज़ आ रही हैं, कितने एक्विजिशंस आ रहे हैं, या फिर विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस जो इनकम स्टेटमेंट दिखा रहे हैं उसमें बिजनेस में कितने % की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या मैक्सिमम इज अदर इनकम से आ रहा है। और अगेन ओवर द टाइम फंड्स कितनी बार रेज किए गए हैं, उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है, और यूटिलाइजेशन होने के बाद में कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी अगर मेन बोर्ड की कंपनी है और लार्ज कैप या फिर मिड कैप है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर, ऐसे में लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्योंकि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करते हैं और न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर्स का साइंस,
इससे कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है कि इस शेयर में इन्वेस्ट करें या इस शेयर में इन्वेस्ट करें? तो ये सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट मैंने वो बताया जो टेक्निकल है, जो मार्केट को हम ये नहीं कहते कि केवल एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ही आप ये डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे स्टॉक मार्केट में घुसना है। जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल को रीड करना इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन पार्ट। सेकंड थिंग इज कि आपकी कुंडली स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। जैसे मैंने बताया कि 2 प्लैनेट जो मेजर हैं विच इज राहु एंड बुध, यदि वो उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, यदि वो अपने भाव में बैठे हुए हैं, उन्हीं की महादशा अंतर्दशा या पैतंत्र दशा का योग चल रहा है और वो आपकी एज नंबर से मैचअप हो रहा है या लक नंबर या डेस्टिनी नंबर से मैचअप हो रहा है, तो उस केस में ये प्लैनेट आपको सोने पर सुहागा की तरह से काम करते हैं। आप लगाएंगे 1 और वहां से हो सकता है 10 का रिटर्न मिल जाए। अच्छा। बट यदि ये प्लैनेट आपकी पोजीशन उनकी सही नहीं है तो आप 1 भी लगाएंगे तो वो 50 भी रह सकते हैं, 50 पैसे भी रह सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर ये प्लैनेट है भी तो क्या आपको स्टॉक में लगाना चाहिए, एफएनओ में भी लगाना चाहिए? एफएनओ थोड़ा सा रिस्की गेम है, बड़े लोगों के लिए है जिनके पास एपेटाइट है कि हायर द रिस्क हायर द गेन, और यदि आप उस चीज को झेल सकते हैं ओनली देन गो फॉर दैट एफएनओ। अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक के लिए, हाउस होल्ड लेडीज के लिए या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए या नोवाइस के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज एडवाइजेबल। तो उसमें वो कुंडली के अंदर अपने जरूर चेक कर लें। वो आप कोई भी एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, आप उनकी फेवरेबल पोजीशन चेक कर लीजिए। सारे ग्रहों के अपने अपने घर हैं, हालांकि राहु और केतु का कोई घर नहीं होता, बट उनकी पोजीशन किस प्लैनेट के साथ है। से फॉर एग्जांपल गुरु चंडाल दोष बना हुआ है कुंडली के अंदर, नॉट एट ऑल फेवरेबल। अगर 9th भाव में, जहाँ पे 9th हाउस में इटसेल्फ इज बना हुआ है, तो आप जिस भी धंधे में पैसा डालेंगे वहां पे डूबने के चांसेस हो जाते हैं। यदि उसी प्लैनेट का उस समय कंजंक्शन आया हुआ है तो डूबने का चांसेस हो जाएगा। गुरु चांडाल यानी कि गुरु राहु, गुरु एंड राहु का कंजंक्शन आ रखा है। हाँ। यदि आपका श्रापित दोष आया हुआ है तो ये स्पेक्यूलेशन देता है। यदि वो सपोज शनि के घर में बैठ के 10वें या 11वें घर में, शनि के भाव में, स्पेसिफिकली 11वें भाव में, यदि आपका राहु भी वहीं बैठा हुआ है और शनि की महादशा या गुरु श्रापित दोष की टाइम चल रहा है, तो ये एक स्पेक्यूलेशन का टाइम हो जाता है। इसी तरीके से राहु एंड बुध का कंजंक्शन, यदि जैसे बुध का जो हाउस है, यदि तीसरा घर में या छठे घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर में यदि बैठा हुआ है और राहु के साथ में कंजंक्शन बैठा हुआ है, यू कैन टेक ए रिस्क। यदि आप इसी तरीके से पंचम भाव में सूर्य के घर में बुध का कंजंक्शन है सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में, तो राजयोग बन जाता है। तो वहां पे आपके पास, और यदि शनि आपके लिए फेवरेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा समय है जिसके अंदर आप पैसे लगा सकते हैं। बट यदि आपका शनि बहुत ज्यादा फेवरेबल है तो आपको रादर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन स्टॉक मार्केट में। अच्छा। और क्योंकि महादशा की भी आप बात कर रहे थे कि अगर इस समय पर उस फेवरेबल प्लैनेट की, राहु की या केतु की, मान लीजिए राहु बहुत अच्छा है कुंडली में और राहु की ही महादशा है और केतु की महादशा है, तो ये समय भी फेवरेबल रहेगा? ये समय फेवरेबल होता है यदि आपके किसी की कुंडली में जिसका स्पेसिफिकली 13 नंबर, स्पेसिफिकली 4 नंबर, जो राहु का डिनोशन है 4 नंबर, और यदि आपका वीनस भी आपका स्ट्रांग है और वीनस के साथ ये राहु का कंजंक्शन है और यदि सेकंड हाउस में इटसेल्फ है, तो ऐसे समय में आपके पास लग्जरी, अचानक से पैसे, धन का आना, ये योग बन जाते हैं। आपने कहा कि राहु या केतु के लिए या जो प्लैनेट्स शेयर मार्केट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे बुध एंड राहु मेजर जी, इनके लिए अच्छा घर कौन सा माना जाएगा? कि किसी लेमन को कैसे पता चले कि मेरा ये इस घर में है तो मैं शेयर मार्केट के लिए मेरी कुंडली बहुत अच्छी है? तीसरे हाउस के अंदर जो बुध का अपना घर है उसमें यदि राहु भी बैठा हुआ है और यदि उसके अंदर, क्योंकि देखिए कुंडली रीड करना और केवल इन 2 प्लैनेट के कंजंक्शन से ये फेवरेबल हुए, बट बाकी प्लैनेट का कंजंक्शन क्या है, यदि वो अनफेवरेबल पोजीशन बना रहे हैं और यदि उनकी महादशा अंतर्दशा उन्हीं प्लैनेट की चल रही है, तो भी वी विल नॉट सजेस्ट कि ये राइट टाइम है। इंपॉर्टेंट इज कि ये प्लैनेट फेवरेबल होने के बाद में लगन भाव में, चाहे आपके मून चार्ट में हो या नवमाशा चार्ट में हो, बट इस समय महादशा अंतर्दशा पैतंत्र किस प्लैनेट की चल रही है, यदि वो फेवरेबल है ओनली देन गो अहेड विद दिस, तो ये सोने पे सुहागा पॉजिटिव साइड पे देंगे, अदरवाइज रिवर्स इफेक्ट देंगे। अच्छा। तो खाली एक नॉर्मल बंदे को कि मैंने चार्ट पे देख लिया कि गौरव ने बोला था कि जो है राहु एंड बुध मेरे एक साथ थर्ड भाव में बैठे हैं, पैसे लगा दो ना। हाँ। अब बाकी प्लैनेट की क्या पोजीशन है, बाकी प्लैनेट का कंजंक्शन से क्या दोष या क्या योग बन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हर कुंडली के, हर बंदे की कुंडली अलग होगी। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई कौन सा प्लैनेट अच्छे घर में बैठा है, लेकिन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कुंडली में जिसमें कि जिसको देखकर आप बिल्कुल मना कर देंगे कि भाई इस इंसान को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो शनि उसका बहुत ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, और उसके साथ में शनि के साथ में गुरु का योग हो गया, शनि के साथ में
बुध का योग आ गया 10वें भाव में आ गया, या शनि के साथ में केतु का कंजंक्शन आ गया, या फिर बुध के साथ में केतु का कंजंक्शन आ गया, ऐसे टाइम में पैसे नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे ये जो योग बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं, ये हालांकि स्पेक्यूलेशन देते हैं बट इंट्यूशन, ओवर इंट्यूशन भी देते हैं। अब जैसे बुध का केतु के साथ का कंजंक्शन प्रेत दोष बन जाता है, केतु का शनि के साथ में 50 दोष बन जाता है। ये आपको इंट्यूटिव पावर दे देता है कि ये होने वाला है, बट ओवर इंट्यूटिव पावर भी दे देता है। अब उस केस में आप अगर ओवरबोर्ड चले गए तो इट विल बैकफायर। अच्छा, आपने न्यूमरोलॉजी में डेस्टिनी नंबर्स और अलग-अलग नंबर्स की बात की। डेस्टिनी नंबर क्या है? तो जब आप अपने पूरे जो डेट ऑफ बर्थ है, से फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1974, तो जो पहले 2 डिजिट हैं यदि इनका सम करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 6, दैट बिकम्स माय लक नंबर। बट मैं 24 अगस्त 1974 को यदि करता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 8, दैट बिकम्स माय डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर। तो इससे कैसे पता चलेगा कि यानी कि कौन सा नंबर बहुत फेवरेबल है? अब जैसे 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, 6 वीनस से गवर्न है। वीनस इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लग्जरी, डायमंड सूट करता है, लग्जरी में हमेशा रहेंगे, कुछ भी करें, और यदि आपकी महादशा भी वीनस की ही चल रही है तो इट विल बी फेवरेबल ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि हर दिन फेवरेबल होगा, बिकॉज हर दिन जो जब हम बात करते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सबदशा, सब दशा और डे का होरा, तो इसके अंदर हर प्लैनेट के कंजंक्शन डिफरेंट आते जाएंगे। फिर साथ में इंडिया की अपनी एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट से कि उस दिन मार्केट अप होगा या डाउन होगा, सेंसेक्स अप होगा या मार्केट के सेंटीमेंट्स किस तरीके के होंगे, क्योंकि वो कंडीशंस ओवरऑल जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो वाली चीज हो गई। बट जब आपकी अपनी इंटरनल वाली है, हम डेली के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यदि मैंने आज पैसा डाला तो मैं नहीं कह रहा कि आज शाम को बेच देना है, हालांकि ऐसा होता है, मतलब सुबह पैसा डाला और मुझे पता है कि शाम को एग्जिट करना है, तो विच इज डे ट्रेडिंग में ये शाम तक बढ़ेगा या नीचे आएगा। लेकिन इस पे मैं आपसे बहुत थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है जिसमें कि लोग अच्छा खासा या तो पैसा कमाते भी हैं और पैसा डुबोते भी हैं। तो ये तो एक अलग से सेगमेंट में बात करूंगी। लेकिन अदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो लोग मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पे हाउस वाइफ्स एंड जो इन्वेस्टर्स जिनको नहीं पता, दो इसमें 2 डिफरेंस चीजें बात कर रहे हैं, वन इज इन्वेस्टर, वन इज ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स आर समथिंग लाइक मैंने आज खरीद लिया, मैंने स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ बैठा हुआ, मैंने आज खरीद लिया, मुझे पता है कि हाँ ये कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, मेरी महादशा और अंतरदशा सब योग बहुत अच्छे बने हुए, कुंडली के अंदर मेरे पास लगाने के लिए पैसा लगाऊंगा तो वो डबल हो जाएगा, लगा के कुछ दिन भूल गए। इट मे बी होराइजन ऑफ 6 months, 3 months और मे बी 1 year, 2 year, whatever, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड नीड ऑफ द मनी। ये वाला पार्ट एक वन पार्ट हो गया। जो दूसरा वाला पार्ट है डे ट्रेडिंग का, उसके अंदर कई सारे पैरामीटर कंसिडर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की हॉरोस्कोप देखूं, आज किसका बाहुल्य है, वो हो गया एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से। न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से जब इंडिया में जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 से, आज के दिन मेरा जो डे एंड डेट टाइम है वो फेवरेबल है या नहीं है। यदि वो 4 और बुध के साथ में 3 नंबर के साथ में मैचअप हो रहा है तो वो, प्लस साथ में मेरी अपनी कुंडली उसके साथ क्या मैचअप हो रहा है। वन इज गिविंग कि आज सेंसेक्स ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स। बट जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इन स्टॉक मेरे लिए फेवरेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि आई एम जस्ट ए बिट ऑफ इट। बाकी तो उसका प्रमोटर जिसका मेजर शेयर होल्डिंग है उसके भाग्य से चलेगा, लेकिन आपका अपना भाग्य कहाँ इन्वॉल्व हुआ कि जिस स्टॉक में आप पैसे लगा रहे हो उस स्टॉक में लगाने से उसका नेम नंबर, उसका क्या नाम है, जो स्टॉक का जो बीएससी का सिंबल है या एनएससी का सिंबल है, दैट इज वन पार्ट। बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, और प्लस आपकी क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, आपका डे का हो रहा क्या है आज का, और आपका डे का लक नंबर या डेस्टिनी नंबर से मैचअप हो रहा है नहीं हो रहा, आपका एज नंबर से मैचअप हो रहा नहीं हो रहा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू पुट द मनी। अच्छा, So it's not simple a single parameter on which you can take a calculative risk कि बस इसके बेसिस पे तो गौरव ने बोला लगा दो पैसे, no. So multiple parameters has to be considered into the consideration while you take a judicious decision. तो मतलब एक कैलकुलेशन तो ये हो गई कि भाई कौन से उसमें सेक्टर में लगाया जाए, और एक कैलकुलेशन हो गई कि अपनी कुंडली कैसे चेक की जाए। अगर टाइमिंग की बात करें, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया ना कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय पर आप खरीद रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या तो- कोई, क्योंकि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये भी लोग देखते हैं ना कई बार। बहुत सारे इसमें स्टॉक मार्केट के अंदर जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, जो दिवाली पे होती है, वो स्पेसिफिकली पर्पस ही उसका यही है कि दिवाली का शुभ मुहूर्त है, उस दिन ट्रेडिंग करें। यदि उस दिन हमें लाभ हो रहा है तो हमें पता चलता है कि पूरे साल भर में लाभ होगा। यदि उस दिन लॉस हो रहा है तो हमारे को ये क्वेश्चन मिल जाता है कि हाँ बॉस स्टे अवे लिटिल बिट,
बट लेकिन ठीक है, लोग जब इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ कोई प्राइस में मूवमेंट, कोई प्राइस बढ़ गया, कहीं शेयर में पैसे लगाने, दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे जस्ट सिंपली पुट द मनी। चढ़ते हुए सूरज को सलाम वाली चीज आ जाती है। बट एक्चुअल दिस इज ए फैक्ट। ये जितने भी आपके नक्षत्रों का खेल है, जितना भी आपका कौन से प्लानेट, कौन से नक्षत्र का क्या योग बन रहा है, क्या दोष बन रहा है, अकॉर्डिंगली टेक ए कैलकुलेशन रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज एज ए नोवाइस, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। नोवाइस चार्ट बनाया, चार्ट कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, ऑनलाइन जाइए, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपका चार्ट बन के आ जाएंगे, लगन चार्ट बन जाएगा, नमाशा चार्ट बन के आ जाएगा। ये किसी भी एप्लीकेशन से बना लीजिए, ये बहुत इजी तरीका है, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में जाइए मिल जाएगा। अब आता है कि उसके अंदर यदि आपको बेसिक पता है कि ये जो 12 घर हैं इसमें कौन से प्लैनेट का घर कौन सा है, जैसे पहला घर है उसके अंदर मंगल का है, दूसरा घर है वीनस का है, तीसरा है बुध का है, चौथा घर है मून का है, पांचवा सूर्य का है, छठा बुध का है, सातवां वीनस का है, आठवां मंगल का है, नौवां गुरु का है, 10वां शनि, 11वां शनि और 12वां गुरु का है। अब इन प्लैनेट के, इन हाउसेस के अंदर किस प्लैनेट के क्या कंजंक्शंस आ रहे हैं और बने हुए हैं लगन भाव में, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप वहाँ पे देखेंगे महादशा किसकी प्लैनेट की चल रही है, भुक्त और भोगी का कितना योग, कितना उसमें पार्ट रह गया है, उसके अंदर किस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में किस भाव में, क्या किस घर में बैठा हुआ है, उसके साथ क्या दोष या क्या योग बन रहे हैं, ये रीड करना इट टेक्स टाइम्स एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस। और प्लस एक और चीज रीड करनी है, जितनी कुंडली बनी हुई है दिस इज बेस्ड ऑन योर रेजिडुअल सम बैलेंस ऑफ द कर्मास दैट यू हैव परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस बर्थ। वो चार्ट तो उस दिन बन गया जिस दिन आपका जन्म हुआ। Over the time, you perform certain duties which may be karmas, which may be positive or negative. अब वो पॉजिटिव कर्म हुए तो जो नेगेटिव दोष बन रहे थे कुंडली के अंदर, उसका जो आपको भुगतना था से इम्पैक्ट से दिसंबर में भुगतना था, बट आपने बहुत अच्छे पॉजिटिव कर्म कर लिए, वो रिड्यूस हो गया या पहले होके निकल गया एंड आगे का टाइम खत्म हो गया। तो आपको अभी ये भी देखना है कि मेरी कुंडली के अंदर जो इस समय जो कंजंक्शन चल रहा है प्लैनेट का, महादशा, अंतर्दशा, पंचदशा, इसके कारण आज की डेट में क्या होना चाहिए था, वो मेरे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 महीने पहले क्या होना था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वो टाइम फ्रेम पे वही आ रहा है देन योर प्रेडिक्शन विल बी मोर एक्यूरेट। हम केवल ये चार्ट देख के कि हाँ हमने लगन भाव रीड कर लिया उससे प्रेडिक्शन दे दी, नो। इफ योर कर्मास आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड जो आपका गाड़ी 100 की स्पीड पर टकरानी थी वो 60 की स्पीड पर टकरा कर रह जाएगी। यदि आपको मिलना था सोने का 1 घड़ा, हो सकता है आपको मिला 10 घड़े। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई द प्रेडिक्शन दे गो रॉन्ग इज दे डू नॉट कंसीडर दिस एस्पेक्ट एट ऑल। दिस हैज टू बी कंसीडर्ड बिकॉज आज की डेट में यू एज ए पर्सन जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आपके प्लानिटरी कंजंक्शन पिछले जन्म के रेजिडुअल संबैलेंस से एक डिफरेंट प्लानेट का डिफरेंट भाव में डिफरेंट कंजंक्शन से डिफरेंट इम्पैक्ट दे दिया गया। बट over the time how did you negate or you increase that negative karmas? If you increase the negative karmas then जो चीज होने वाली आगे थी वो आज की डेट में दिख सकती है। आपने लग्न की बात की और क्या अलग-अलग लग्न का भी कुछ इम्पैक्ट होता है कि ये लग्न है तो इनको इन्वेस्ट करना चाहिए या ऐसा इससे? यस यस बिल्कुल है, 100%। दैट्स व्हाट आई सेड कि लगन मीन्स आपका जहां से आपकी कुंडली शुरू हुई है उस भाव में यदि बुध बैठा हुआ है, अच्छा, इट गिव्स यू ए हाई। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 23 हम्म 3 12, जो 3 नंबर के साथ अलाइंड हो उनके लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा है। हम्म अब ये आता चला गया इस पर्सपेक्टिव पे, सॉरी 5 नंबर पे, सॉरी 14 5, वो 3 तो न्यूमरोलॉजी में रिप्रेजेंटेशन है गुरु का, 5 नंबर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुध। तो जो बुध है आपका, यदि वो रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 13 है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका जो 4 के साथ और 5 के साथ नंबर के साथ अलाइंड है, तो आपके लिए ये एक अच्छा योग देता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो या तो 5 हो जाए, 14 हो जाए, 23 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, 13 हो जाए, या फिर 22 हो जाए। ये जो डेट है यदि आपका लक नंबर इनके साथ अलाइंड है और इन्हीं प्लैनेट की महादशा चल रही है, से राहु की या फिर बुध की, देन इट बिकम्स मोर सोने पे सुहागा एंड यू कैन टेक इट। यानी कि अगर 23 नंबर डेट ऑफ बर्थ है और राहु की महादशा चल रही है तो उस इंसान के लिए बहुत अच्छा है टाइम अच्छा आता है उसके लिए स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ओके। मैं अलग अलग लग्न की बात अगर करते हैं हम लोग, इससे पहले कोई और चीज बताता हूँ। यदि आप मेरे गले में देखेंगे कुछ मालाएं भी देखेंगे ग्रीन कलर का, क्यों इम्पैक्ट बढ़ाया हुआ है? स्टॉक मार्केट में यदि आपको रहना है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ग्रीन पे फोकस ज्यादा करना है।
यदि आप आज देखेंगे भी तो कपड़े भी मेरे को मेजरली या तो ब्लू में या ग्रीन कलर में देखेंगे, येलो और रेड में कभी नहीं देखेंगे। अच्छा। वो क्योंकि साल मंगल का, मंगल के साथ में बुध की बनती नहीं है, दे आर कंप्लीटली अपोजिट। अच्छा। तो आपको अपने आप को बुध के साथ अलाइन करके रखना है, क्योंकि बुध मेरा सूर्य के साथ में पंचम भाव में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे राजयोग बना के बैठा हुआ है। अच्छा। अच्छा, तो इन चीज़ों को पहनने से आप कह रहे हैं कि एक कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं और उसके इम्पैक्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं, जो प्लैनेट आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल है। हम लग्न की बात करते हैं, अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न के लिए कितना इम्पैक्टफुल है? मेष लगन मंगल से गमन है। मंगल एंड बुध की कभी नहीं बनती, मंगल और राहु की कभी नहीं बनती। मंगल और राहु अंगारक दोष बना देता है, और मंगल और बुध जो है विपरीत दोष बनाते हैं, तो इनकी कभी भी नहीं बनती है। अच्छा, तो यानी कि मेष लग्न वालों को नहीं, बट मैंने अगेन एक चीज बोला था कि केवल मेष लगन से नहीं, बाकी एस्पेक्ट भी चेक करने हैं। अभी की महादशा या अंतरदशा क्या चल रही है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि आपकी बुध की प्लैनेट की महादशा चल रही हो, वो बुध आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ हो, तो वो आपको राइज दे देगा। तो ऐसा एक रूल नहीं बना सकते, देयर इज नो सिंगल रूल, इट इज ए प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। एंड प्रोबेबिलिटी में जितने पैरामीटर्स को जितना ज्यादा कंसिडर करेंगे, मल्टीपल को, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट प्रेडिक्शन बेटर होगा। यदि आपने केवल एक चीज पे ले लिया, तो जैसे अभी हम क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, इट्स ए फास्ट, इट्स नॉट ए साइंस, इट इज समथिंग लाइक बेवकूफ बनाने का तरीका। बट आई कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड वेयर आई एम ए टेक्नोक्रेट, आई एम ए बीटेक इलेक्ट्रिकल, एमबीए फाइनेंस, doctorate degree in astrology and vastu, astrology and ayurveda, but I'm saying the science is not a false. I have seen both the side of the coin. One is completely technocrat, other one is being into say this spirituality जितनी भी साइंसेज हैं, पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो चाहे प्लैनेट का कंजंक्शन, दूसरा पार्ट एक और चीज समझने की यहाँ पे, यदि कर्म तेरे पावन होंगे तो डूबेगी तेरी नाव कभी नहीं, ये बोलते हैं ना, तो दैट इज द सेम थिंग। अगर आपके किसी भी प्लैनेट की महादशा अंतरदशा कुछ भी चल रही हो, बट यदि आपने ओवर द टाइम अपने कर्म को सुधार के चीजों को बेटर कर लिया, तो वो एक अदर पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे इन प्लैनेट का कोई भी स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो जिस चीज में आप लगा रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे इज नॉट ए सिंगल पैरामीटर, अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग ए क्वेश्चन कि अगर वो लगन है या कुछ भी है, बट बाकी पैरामीटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज वेयर देयर इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट कि दैट यू हैव टू टॉक टू कंसल्ट टू ए से लर्निड एस्ट्रोलॉजर एंड एक्चुअली गेट योर कुंडली चेक्ड इफ यू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आदमी एक के बजाय 2-3 बार सोच लेता है कि भाई मैं यहाँ लगाऊं या नहीं लगाऊं। ऐसे में क्योंकि आप तो एस्ट्रो भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? 100%। अच्छा। ये प्रेडिक्शंस क्या है, कंसिडरिंग, देखिए, ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड, साइंस में जब हम कोई लैब में जाते हैं तो हम कुछ कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, उसका एक रिजल्ट हमें आउटपुट मिल जाता है। हम कहते हैं कि A + B = C, ये मिलाया, इससे ये कंपोनेंट मिलता है। वी टेस्ट इनटू डिफरेंट एनवायरनमेंट, वी टेस्ट इनटू डिफरेंट से विद डिफरेंट पैरामीटर्स एंड वी गेट द सेम रिजल्ट्स एंड वी से इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। एस्ट्रोलॉजी के केस में क्या है, यदि हम मल्टीपल पैरामीटर्स को कंसीडर करके, यदि हम कहते हैं कि हाँ, ये होने से ये चीज आ रही है, और यदि वो बार बार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, वी विल उसको मान लेंगे कि करेक्ट है, हाँ, कि समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। यदि वो प्रेडिक्शंस, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, इट्स नॉट ए सिंगल वेरिएबल, इट्स थाउजेंड्स ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर एंड देन गिव द प्रेडिक्शन। तो जब वो पैरामीटर कंसीडर कर लोगे तो चीजें आपको बेटर मिलेंगी। यदि वो पैरामीटर में से कोई भी एक चूक गया और उन पैरामीटर पे आपने कहा आपकी एक प्रेडिक्शन गलत चली गई, लोग कहेंगे तो बेवकूफ बना रहे हैं। बट whereas it is not something like science is there, but only thing is I may not have considered that parameter, that is why my prediction has gone wrong. Something is already existing, I cannot deny it, this does not exist. Scientifically I cannot prove why I have got two eyes, I have got two nostrils, why I have got tummy out here, why not my eyes are on my tummy. There is something which is already existing, only thing is we are just trying to explore more and more. Whether we can prove it or not prove it, that is something which is आर से हमारी अधूरा ज्ञान हो सकता है, हमारे को नॉलेज ना हो, दैट इज द ओनली थिंग। इंट्रा ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं, तो आपने कहा कि उसके लिए अलग पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनके लिए तो वो एक बिजनेस सेटअप है पूरा।
तो वो क्या पैरामीटर्स है? यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यदि आज आप इंट्राडे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, यदि आपका जिस स्टॉक में इंट्राडे करना चाह रहे हैं, पहली चीज़ वो आपके लक नंबर से मैच अप हो जाए। और आपका जो लक नंबर, जैसे मैंने बताया कि आपका जो पहले शुरू के जो डेट ऑफ बर्थ है, शुरू के जो 2 लेटर्स हैं, उनके जो सम है, दैट इज़ योर लक नंबर डिनोशन है। आपका डेस्टिनी नंबर और ईयर का साथ जब आप आज का, से फॉर एग्जांपल आज तारीख क्या है? 17th। मैंने आज कैलकुलेट किया कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर था दैट वाज़ 8। आज का जो 2025 चल रहा है, इसका जो टोटल सम आ रखा है और जो आज का सम आ रखा है, वो मेरा डे एंड डेट पैरामीटर क्या है। उस दिन डे कौन सा पड़ रहा है, वो जो प्लैनेट का कंजंक्शन बना, से फॉर एग्जांपल आज टुडे इज मंडे, मंडे इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 2 व्हिच इज मून। मून एंड बुध का कंजंक्शन भी स्टॉक मार्केट में हाई या लो दे सकता है, वेरिएशन दे सकता है, हाई टाइड हाई गेन। दूसरा चीज है कि आपको ये देखना है कि यदि वो नंबर भी 5 आ गया और मेरा बुध का बाहुल्य बढ़ गया, डेट नंबर से मैच हो गया, लक नंबर से मैच हो गया, डेस्टिनी नंबर प्लस ईयर प्लस डेट टुडे, एंड उसके बाद जो आज डे है उसका नंबर से मैचअप हो गया, और यदि वो नंबर मिला के सब 5 के कंजंक्शन में आ गए या 5 का बाहुल्य हो गया, तो मेरे लिए, और उसके साथ में जिस स्टॉक में मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका भी नंबर 5 से मैचअप हो गया, तो मेरे लिए डे ट्रेडिंग बिकम्स मच मोर बेनिफिशियल। क्योंकि गौरव जी, अलग-अलग वो होते हैं, अलग-अलग ट्रांजिशंस होती हैं प्लैनेट्स की, कि एक प्लैनेट इस समय पर गोचर कर रहा है। अभी हाल-फिलहाल में इस साल में क्योंकि कहा जा रहा है कि जुपिटर जो है वो बड़े अतिचारी हैं क्योंकि बार-बार ट्रांजिट्स किया। क्या इसका भी असर पड़ता है? जुपिटर इज नेवर बीइंग सपोर्टिंग टू, नहीं, बाकी किसी भी प्लैनेट का अगर कोई ट्रांजिट हो रहा है, कोई अपनी ग्रह चाल बदल रहा है, क्या इनका भी कुछ असर पड़ता है? एक हो गया कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जिस प्लैनेट का गोचर हो रहा है उस प्लैनेट का, अब बात करें इंडिविजुअलिस्टिक, मेरी कुंडली पे उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, यदि वो गोचर कर रहा है या आपका गोचर में जिस राशि से निकल के दूसरी राशि में जा रहा है, उसका गोचर मेरे लिए फेवरेबल है या उसका गोचर मेरे लिए नुकसानदायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसने पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट दिया इकोनॉमी पे, इंडिया है, इंडिया का नंबर सपोज 6 हो गया, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया को चेंज करके भारत कर दो, जितने स्टेट हैं जहाँ पे ये टेंशन हो रखी हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन वो भी था कि स्टेट के नाम चेंज करो। स्टेट के नाम क्यों चेंज करो कि जिन जिन प्लैनेट पे आप देखेंगे जो 9 के साथ गवर्न है, 8 के साथ गवर्न है, वहाँ पे आप यू विल फाइंड लॉट ऑफ टेंशंस, हाई टेंशंस, और यदि उसमें यदि जो पर्टिकुलरली ईयर है, यदि वहाँ पे 9 का है, तो वहाँ पे हीट के इश्यूज, आगजनी के इश्यूज, इस तरीके के इश्यूज। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, एक हो गया ओवरऑल इम्पैक्ट विच इज अम्ब्रेला इम्पैक्ट, दूसरा हो गया आपकी कुंडली में उस गोचर का क्या प्रभाव आ रहा है। यदि वो प्रभाव अनुकूल है और वो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर फेवरेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है और फेवरेबल प्लैनेट के साथ मिलके आपके लिए एक बेटर योग बना रहा है, तो देन इट विल बी फेवरेबल। यदि वो नेगेटिव योग बना रहा है, देन इट विल बी अनफेवरेबल। अच्छा। क्योंकि गौरव जी, हम बिल्कुल 2025 के एंडिंग पे खड़े हैं और 2026 हमारे सामने है। क्योंकि आने वाले साल के लिए तो प्रेडिक्शंस की ही जाती हैं, तो मैं कुछ प्रेडिक्शंस आपसे चाहती हूँ शेयर मार्केट के ऊपर, और बाकी और चीज़ों पर भी चाहती हूँ, लेकिन शेयर मार्केट को हम पहले क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 2026 में शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा, यानी कि क्या रहने वाला है? अच्छा रहेगा, बेकार रहेगा? ओके, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा खाली मैं पहले। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो अपनी इंडिया की जो हॉरोस्कोप बन के आती है, जिसको हम देखते हैं 1 पार्ट। दूसरा चीज है 2026, 2 एंड 6, सिंगल डिजिट नंबर 1 सूर्य, 2 मून, 6 आपका वीनस, एंड टोटल सम कमिंग आउट टू बी 1। 2 का 6 के साथ में तालमेल ठीक है, मून का वीनस के साथ में, मून फीमेल उसको डिनोट करता है, मतलब अंदर से आपकी इमोशंस को डिनोट करता है। 6 नंबर आपका लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर आपका सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स जो 2026 है, फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव इट विल बी वेरी वेरी गुड फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव। ठीक है, 2 और 6 के कॉम्बिनेशन पे सिंगल डिजिट 1 सूर्य, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली सूर्य की वजह से ऊंचाई पर रहेगा। अब अगर आपकी शनि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर शनि की 7.5 का चल रहा है, और स्पेसिफिकली उसके अंदर प्रथम 2.5 साल की पहली दहिया, या फिर आपका जो है राइजिंग फेज है, या फिर आपका स्टार्टिंग फेज है, सेटलिंग फेज नहीं, और उस केस में 2026 के अंदर यदि आप पैसा लगाते हैं
तो डूबने के चांस हो सकते हैं। अच्छा, अगर 7.5 ही है तो 7.5 चल रही है और शनि की ही महादशा भी चल रही है, और यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि का केतु के साथ का कंजंक्शन है, या फिर शनि का किसी अनफेवरेबल प्लैनेट के साथ का कंजंक्शन है, सूर्य के साथ का कंजंक्शन है, तो डूबने की बात हो जाती है। ये साल में ओवरऑल मार्केट विल बी राइजिंग, दो देयर विल बी अदर इश्यूज पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ 2026 के अंदर वर्ल्ड कैन सी मल्टीपल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द वॉर एंड अदर थिंग्स, बट फ्रॉम द इंडियन context, from the share market context, you will see a different level of high in stock market. Sensex and Nifty will be rising. और अगर आपने कहा कि शनि की 7.5 है और शनि की महादशा भी चल रही है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर शनि अच्छा है कुंडली में, क्या तब भी नहीं पैसा लगाना चाहिए? शनि जो है न्यायाधीश है। शनि, आप अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी कर्म कर लें, कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अंदर आप कोई पाप ना करें। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब शनि न्यायाधीश हैं तो शनि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। मैंने इसे फल देते हैं, इसका मतलब है कि कुंडली में कुछ भी कर लीजिए आप, सुबह से शाम तक किसी ना किसी को आपने कुछ तो बोला होगा नेगेटिव। जैसे आपने नेगेटिव बोला, एक नेगेटिव कर्म अर्जित कर लिया। तो अगर जो फर्स्ट फेज है, स्टार्टिंग फेज एंड राइजिंग फेज है, इसका वाला चल रहा है और शनि की ही 7.5 चल रही है, और बट शनि आपके भले ही फेवरेबल पोजीशन 10वें या 11वें घर में बैठे हुए हैं, फिर भी शनि फेवरेबल उतने नहीं हो सकते। और शनि स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं। शनि को, उनको पैसा चाहिए आपके कर्मों के हिसाब से देना है, आपके कर्म से। वैसे भी जो स्टॉक मार्केट है, जिस समय ये प्लानिटरी कंजंक्शन बने थे, उस समय स्टॉक मार्केट का नाम कुछ नहीं था। उस समय तो प्रॉपर्टी होती थी, अर्थ एलिमेंट होता था, विच इज धरती। तो शनि धरती का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें स्टॉक मार्केट तो था ही नहीं। और उस समय गोल्ड होता था, तो गोल्ड वाला पार्ट हो गया, गुरु वाला पार्ट का आ गया। तो जो स्टॉक मार्केट में सूर्य से गमन आ गया पार्ट को, उससे वो हमेशा नुकसान देंगे। अच्छा, ये चीज भी एक देखने का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कंसिडर करना जरूरी है। ओके। आपने वॉर की बात की थी कि 2026 में ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि बहुत ज़्यादा आपस में प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं देशों के बीच में। आएगा। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी बहुत टेंशन्स हैं आपसी देशों में, लेकिन 2026 में क्या इससे और वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है? और वो वर्स्ट की डेफिनेशन तो बहुत रिलेटिव है। और आई कैन रीफ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू, थर्ड वर्ल्ड वॉर मिल सकती है देखने को अच्छा 2026 में। 2026 में, so that's a big statement I think, ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। हाँ, ये प्रेडिक्शन काफी लंबे टाइम पहले दिया था, जिस समय फर्स्ट टाइम अभी जब इंडिया पाकिस्तान के साथ में अभी कन्फ्लिक्ट आया था, तो आई रिमेम्बर अप्रैल 29 का हमारा एक प्रेडिक्शन था कि वॉर आने, ये चीज इंडिया पाकिस्तान के बीच का टेंशन आएगा, एंड वो टेंशन आएगा लेकिन 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। एंड यू सी दैट 12 मई को एग्जैक्टली 10 मई को रुका, और 12 मई को एक स्टेटमेंट पास हुआ इससे आपके मिनिस्ट्री से कि ऑफिशियली रोक दिया गया है। तभी उस समय के प्रेडिक्शन पे था कि हाँ, ये 12 तारीख तक रुकेगा, लेकिन फरवरी 2026 ऑनवर्ड्स आई सी द प्लानिटरी कंजंक्शन are indicating that on a global perspective and India-Pakistan perspective, there can be a war, but it will not impact our stock market at all. Our stock market, despite of all negative things, war wali, but this will keep increasing, and it will be giving a new high from the existing levels, both Sensex and NSE, NSE, Nifty 50, both. अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करें, तो जब भी जाहिर सी बात है इंडिया की कुंडली की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली पीछे नहीं रह सकती। ऐसे में मोदी जी की कुंडली को आप कैसे देखते हैं 2026 के लिए? मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि ही इज़ द ड्राइवर आज की डेट पे, तो उनकी कुंडली का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट है। जैसे अभी आपने देखा है कि बम्पर जीत हुई है, तो पीछे तो मोदी जी का ही नाम है, तो उनकी कुंडली का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। अभी जब तक वो पॉजिटिव चल रहा है तो नई हाई मिलेंगी, आगे भी रहेगी। 2026 में नेचुरल कैलामिटीज की बात कर लेते हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? जब भी सूर्य के अंदर मंगल मंथ, अब यहाँ पे आता है, देखिए 2026 आपने एक ईयर चेक कर लिया, अब ईयर के साथ साथ में मंथ देखिए। जनवरी आया, 1 नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, दोनों का सम सूर्य एंड सूर्य से गमन हो गया, 1 नंबर। दूसरा आया
आपका सूर्य एंड मून का कंजंक्शन, सूर्य मून का कंजंक्शन के अंदर आपके अस्त योग बन जाता है। तीसरा आपका आया मार्च का नंबर, से फॉर एग्जांपल मार्च का, ये मैं ओवरऑल ऊपर ऊपर के पैरामीटर बता रहा हूँ, अभी अंदर के नहीं बता रहा। अब मार्च 3 नंबर, 1 और 3 का कंजंक्शन इज गुड, ओके। 1 एंड 4 का रिप्रेजेंटेशन जो आया अप्रैल का महीना, ये बहुत ज्यादा गर्मी हीट वेव ला सकता है। इट कैन आग जलने की समस्या देखने को मिल सकती है। किस स्टेट में मिल सकती है? जिनका जो नेम नंबर है वो 4 से रिप्रेजेंटेशन हो, मंगल के 9 नंबर से रिप्रेजेंटेशन हो, और 1, 4 और 9 फायसी एलिमेंट्स हैं। 1 का 4 के साथ में भी कंजंक्शन आपका जो है अंगारक दोष बना रहा है, 1 का आपका 9 के साथ में भी अंगारक दोष बन रहा है, 4 और 9 का भी अंगारक दोष बन के आ रहा है। तो जहाँ पे ये नंबर्स के साथ में, मंथ के साथ में, और फिर डे के हौरा और डे के कुंडली के हिसाब से जो डेस्टिनी नंबर के साथ मैचअप हो रहा है और आपके लक नंबर के साथ मैचअप हो रहा है, या फिर आपका डे हौरा से मैचअप हो रहा है, उस टाइम पे आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। बट चूंकि एक नंबर सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है, तो नेम फेम तो बहुत बढ़ेगा इंडिया को। बट जब भी 9 का कंजंक्शन के साथ में आएगा, जब भी 4 के कंजंक्शन के साथ में आएगा, 1 के कंजंक्शन के साथ में आएगा, नाम के साथ साथ आगजनी की समस्याएं और ये जो वार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि सूर्य का साल है और अभी कुछ साल पहले 2020 में कोविड आया था और लोगों ने जाहिर सी बात है कहा कि हमने प्रेडिक्शंस पहले ही कर दी थी। क्या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई कंजंक्शन बनता हुआ लगता है क्या? कोई महामारी 2026 में दिखाई देती हो? 2026 में महामारी नहीं हो सकती, महामारी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जो है एनर्जी का स्रोत है। आप 2020 की जब बात कर रहे हैं तो दो वहां पे जो है 4 का कंजंक्शन बना था, 2 का कंजंक्शन बना था, 2020। अगर देखिए 2 और 4 विच इज मून एंड राहु का कंजंक्शन बना था। 2026 सूर्य से गवर्न है, सूर्य एनर्जी का स्रोत है, सूर्य के गवर्न होने पे महामारी के योग कम हो जाते हैं। अच्छा। जो कंजंक्शन जो आपके कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा महामारी आती है, वो आता है केतु की वजह से। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इंट्यूटिव पावर देता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, बट द सेम टाइम इनक्योरेबल डिसीज देके जाता है। राहु इतना खतरनाक नहीं है, राहु प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो सकता है और उसको आप ठीक भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट केतु का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। आता देर से है, स्किन की समस्या दे जाएगा, इनक्योरेबल डिसीज दे जाएगा, जैसे जो कैंसरस डिसीज हो, जिनको क्योर नहीं कर सकते उनको कैंसरस डिसीज बोल देते हैं। जो ये वाला कंजंक्शन केतु का आता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अभी 2026 में महामारी का योग नहीं आता, 2026 के अंदर वॉर के योग बनते रहे हैं, बट इंडिया, क्योंकि भारत, हम लोगों ने हमने भारत कहना शुरू कर दिया है, तो 6 नंबर से गवर्न होते चले जा रहे हैं। जब 6 नंबर से गवर्न होते चले जाते हैं तो, और 1 नंबर के साथ में सूर्य के साथ में, सूर्य एंड वीनस का जो कंजंक्शन है, हालांकि दूसरे के अपोजिट है, बट इस शुगर, मतलब शुगर मीन्स डायबिटीज की प्रॉब्लम की तरह से देता है, तो शुगर वाली साइड पे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, हाईली पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। आपको डायबिटिक कर देगा, डायबिटिक मीन्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कुंडली पर्सपेक्टिव से चेक करें तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उस तरीके के रिजल्ट दे देगा शुगर कोटेड। अच्छा। क्योंकि आप एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों देखते हैं, तो ऐसे में 2026 अगर मैं राशियों के हिसाब से बात करूं पर्टिकुलरली, तो कौन सी राशियों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है ये साल? तो सूर्य से जो मित्र राशि हैं, जनरली अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से 157 248 369 का कंजंक्शन आता है, ठीक है। बट सूर्य, क्योंकि सारे देवताओं के हमारे जो हैं राजा हैं, अब सूर्य का जो कंजंक्शन है गुरु के साथ अच्छा मिले, बुध के साथ अच्छा मिले, मून के साथ ज़्यादा नहीं बनती। अगर आप देखें शुक्र के साथ में गुड है, मंगल के साथ में अंगारक दोष में हाई देता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, विच इज़ ऑल्सो गुड। केवल राहु के साथ में पंगा करता है, शनि के साथ में पंगा करता है। शनि एंड सूर्य, जो शनि वाले लोग हैं उनको इस साल में बहुत सारी डिफिकल्टी हैं, जैसे किसी कुंडली के अंदर पंचम भाव में, पंचम घर के अंदर सूर्य एंड शनि का योग है, और यदि वो डेस्टिनी नंबर से या आपके लक नंबर से मैचअप हो गया तो पिता से दूर जाने का योग बन जाता है, या पिता की हेल्थ में इशू आने के योग बन जाते हैं। सिमिलरली यदि आपका चौथे भाव में मून का कंजंक्शन आ रखा है और आपके डेस्टिनी नंबर से वो मैचअप हो गया, डेस्टिनी या लक नंबर से मैचअप हो गया, तो वहाँ पे माता की हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें देखने को ऐसे मिल सकती हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा? 1, 5 और आपका 9, 3, इन नंबर्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा। और किनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? 2, 4 और 8।
इन नंबर्स का, जिनका लक नंबर इनके साथ में या डेस्टिनी नंबर इनके साथ मैचअप होता है, उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो गौरव जी, हमने कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात की, शेयर मार्केट के बारे में हमने बात कर ली, 2026 के बारे में बात कर ली, लेकिन अब क्या रेमेडीज़ भी इफ़ेक्टिव होती हैं अगर उपायों की बात की जाए? सबसे बड़ा उपाय जो है वो कर्मों को ठीक करने का है। ये जो हम बात करते हैं से रिंग्स का पहन लेना, स्टोन्स एंड जेम्स का पहन लेना, रुद्राक्ष का पहन लेना, या फिर अपने ऊपर से नारियल उतार के या फिर जौ को उतार के नदी बहते पानी में बांधना, ये प्लैनेट को केवल खुश करने का तरीका है। दे आर नॉट नेगेटिंग योर नेगेटिव कर्मस दैट यू हैव अर्न ओवर द ईयर्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ व्हिच आर कैरी फॉरवर्ड। उनको नेगेट करने का केवल एक ही उपाय है, व्हिच इज कर्मा। कर्म को ठीक करो, कर्म नहीं, कर्मास को ठीक करो। कर्म व्हेन आई से कर्मास मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी को नुकसान ना दूं, मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी के अच्छी चीज को देख के जेलस ना करूं, उसके सुख में देख के खुश हूं रादर देन उसको दुखी देखकर खुश हूं। जो मेरे से बन पड़े किसी की गरीब की हेल्प करना, मैं वो हेल्प कर सकूं। ये चीजें हैं जो आपके नेगेटिव जो सम बैलेंसेस जिसके साथ आप पैदा हुए हैं उनको रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा बाकी जितनी ये रेमेडीज हैं, ये चीजों को डेफर कर सकती हैं या प्रीपोन कर सकती हैं, बट कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम योर डेस्टिनी एट ऑल। दे आर ओनली एंड ओनली कैटलिस्ट। अब मैंने रिंग्स पहनी हुई है, वह ताकि अगर मेरे प्लैनेट की जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा जिस प्लैनेट पे मैं गुजर रहा हूँ, वो मेरे को एडवर्सली इफेक्ट करके मेरे माइंड सेट को नेगेटिव ना कर दें। मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव रहे। इन चीज़ों को करके मैंने अपने आप को अलाइन किया। जो फेवरेबल प्लैनेट है उनके क्वेश्चन को बढ़ाया, जो मेरे अनफेवरेबल प्लैनेट है उनके क्वेश्चन को डाउन कर दिया, ताकि किसी भी प्लैनेट की महादशा है, किसी भी प्लैनेट की अंतर्दशा है, प्रत्यंतरदशा है, कुछ भी आए, वो मेरे को एडवर्सली इम्पैक्ट करके कोई ऐसे नेगेटिव कर्म ना करा दे जो मेरे ओवरऑल जो पहले कर्मास थे उनके सम बैलेंस को नेगेट कर दे। यानी कि बेसलाइन यही है कि आप अपना कार्मिक अकाउंट सही रखें, बाकी सब कार्मिक बैलेंस आपका सही है तो अच्छा सब कुछ चलेगा। अच्छा है। आपके 9 प्लैनेट सब कुछ कंट्रोल में रहेंगे। केवल एंड केवल आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, थॉट प्रोसेस आपका पॉजिटिव है, अलाइनमेंट आपका पॉजिटिव है। दिन के अंदर आप बहुत सारी चीजें नेगेटिव करेंगे, बट शाम को जाके आप भगवान से माफी मांग लें कि भगवान मुझसे ये गलती हो गई है और इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और सुबह उठते ही सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले सबसे पहले आपका स्टेटमेंट लॉर्ड कृष्णा के लिए होना चाहिए कि आज के सारे कर्म मैं आपको अर्पित करता हूँ। अच्छा करेंगे तो आपका, बुरा करेंगे तो आपका। और वो जो अहम है कि अच्छा हो गया तो मैंने किया और खराब हो गया तो भगवान बचा ले, उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया कि सब कुछ आपको समर्पित है, अच्छा करेंगे तो पाप आपको लगना है, नहीं उसका फल भी आपको मिलना है, यदि बुरा करेंगे तो पाप भी आपको लगना है। तो आप जिम्मेदार हैं मेरे आज के कर्मों के लिए। दैट्स द बेस्ट रेमेडी। That's the best remedy. Thank you very much, Gaurav ji, for being with us. Thank you, Bhavna ji, and it's really a pleasure to meet you. Same here.